हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लैंड और प्लॉट खरीदने से पहले कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं और उनको किस तरीके से रीड करना है उसके बारे में जानेंगे। पर आपको एक काम करना पड़ेगा दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको पार्ट 1 जाके जरूर देखना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। क्यों ऐसा करना है आपको? क्योंकि उस वीडियो में मैंने 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड, सेल डीड और टाइटल सर्च रिपोर्ट जैसे काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज दी है, उनको कैसे रीड करना है उसके बारे में समझाया है। वो वीडियो देखोगे ना दोस्तों, तो ये पार्ट 2 आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो में मैंने बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ईसी सर्टिफिकेट। पार्ट 1 जरूर देखिए। ईसी मतलब इनकम ग्रेंसेस, काफी बार मैंने जिक्र किया पार्ट 1 में, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। लोगों को जनरली नहीं पता रहता है कि ईसी एक सर्टिफिकेट है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लैंड और प्लॉट खरीदने से पहले चेक करना चाहिए। मैं आपको ऐसे एक फॉर्मेट लेके आया हूं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो अभी स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक फॉर्मेट है। जस्ट लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वो अपन मैच करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपके साथ साथ में पढ़ूंगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं शो कर दिया। अभी इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सब रजिस्टर ऑफिस ऐसा लिखा है, उस लैंड का लोकेशन डिटेल है। आपको ये डिटेल सेल डीड, प्रॉपर्टी कार्ड या फिर 7/12 उसमें मैच करके देखना है। सेम होना चाहिए, जरा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। उसके आगे है दोस्तों पीरियड कवर। अभी पीरियड कवर्ड जो है उसके आगे देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम और टू। फ्रॉम की जगह पे एक डेट रहता है और टू की जगह पे डेट रहता है। एक ये है एक ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम की जगह पे लिखा है 1 जनवरी 1995 और टू की जगह पे लिखा है 31 दिसंबर 2025। तो ये अपना एक पीरियड हो गया जो आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो इस पीरियड के दौरान जो सेल डीड हुआ है, मॉर्गेज हुआ है, गिफ्ट डीड हुआ है, रिलीज डीड हुआ है, तो ये ड्यूरेशन के दौरान जो हुआ है ना, वही आपको इसी में दिखेगा। पर क्या मतलब, क्या पता 1990 में अगर ये लैंड पे मॉर्गेज हुआ रहेगा तो आपको इसमें नहीं दिखेगा ना। मेरे कहने का एक सिंपल मतलब है दोस्तों, आपको मिनिमम या मैक्सिमम 30 इयर्स ऑफ लैंड का डिटेल इसी निकालना है, ठीक है। 30 इयर्स ऑफ इसी निकालना है प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए। देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या आता है, ओनर डिटेल्स एज पर रिकॉर्ड लिखा है, ठीक है। तो ओनर नेम, अभी आपको एग्जांपल देता हूं। ओनर नेम का जगह पे रहेगा राहुल शर्मा फॉर एग्जांपल। प्रीवियस ओनर की जगह पे रहेगा सुनील पाटिल, ठीक है। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है नाम भी चेक करना। सेल डीड में आपको ओनर का नाम इस पर्टिकुलर सेक्शन से मैच करके देखना है। ओनर का नाम है करंट जो ओनर राहुल शर्मा है, सेल डीड में भी राहुल शर्मा ही होना चाहिए। पता चला वहां पे कोई अलग नाम है तो भाई प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉपर्टी कार्ड और इसी में तो सब मैच करके देखना है। तो दोस्तों देखो, नेक्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। तो फर्स्ट इधर का लिखा है सेल डीड। तो सेल डीड में यहां पर सिर्फ मेंशन किए रहेंगे नाम। एक्चुअली सेल डीड एक इंडिविजुअल अलग सा एक डॉक्यूमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसका मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है पार्ट 1 में। पहले वापस बोल रहा हूं दोस्तों, पार्ट 1 देखो, उसमें पूरा डिटेल में बताया मैंने सेल डीड क्या है, कैसे रीड करते हैं। तो बायर और सेलर, मतलब जो बायर है वो करंट ओनर रहेगा, ठीक है ना। तो जो करंट ओनर है उसका नाम, यहाँ पे जो लिखा हुआ नाम है, वो ओरिजिनल सेल डीड से आपको मैच करना है, समझ रहे हो। तो वैसे आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे करंट ओनर क्या है। फिर अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, अगला है मॉर्गेज एंट्री। तो मॉर्गेज एंट्री मतलब इसमें शॉर्ट में आपको समझाता हूं दोस्तों कि इस लैंड पे कहीं कोई मॉर्गेज तो नहीं, या फिर अगर मॉर्गेज लिया है तो वो पूरा भरा या नहीं भरा, अभी तक कंप्लीट इनकम्प्लीट तो नहीं है, तो इससे पता चलता है। देखिए इधर लिखा है बैंक प्लस ओनर, लाइक समझ लीजिए वो राहुल शर्मा है, इसका ओनर है जो लैंड का, ठीक है ना। उसने 50 लाख का लोन बोरो किया, किससे, एसबीआई से। तो वहां पे लिखा रहेगा, ठीक है, क्या लिखा, डॉक्यूमेंट टाइप में लिखा रहेगा मॉर्गेज डीड। फिर क्या किधर से लिया, तो एसबीआई बैंक, और बोरोवर कौन, तो राहुल शर्मा, ऐसा लिखा रहता है उसमें, ठीक है ना। तो उसके बाद अपने को पता चलता है कि भाई अभी देखो लोन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक की जमीन होगी, वो उस बोरोवर की, मतलब जो राहुल शर्मा है उसकी जमीन रहेगी।
पर बैंक इस पे अपना अधिकार जता सकते हैं। अगर उसने लोन नहीं कंप्लीट किया ना तो बैंक इसको कब्जा कर सकती है। तो आपको ये देखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखा है, इनकम्बरेंस स्टेटस, ठीक है। देखिए भाई ईसी जो है जिसपे ये सर्टिफिकेट है, तो भाई उसका ही स्टेटस अभी इसमें अपन पढ़ते हैं कि क्या देखने में मिलता है अपने को। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखा है, नील मतलब नो लोन नो डिस्प्यूट, सिंपल, कुछ ज्यादा समझ आने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है एक्टिव, मतलब एक्टिव लोन मॉर्गेज केस कुछ भी रहेगा, एक्टिव है कि नहीं है उसमें आप लोगों को डिटेल्स में पता चल जाता है भाई क्या है। तो आपको पढ़ के समझ में आएगा भाई सेफ है या अनसेफ लैंड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ध्यान से पढ़े। मॉर्गेज लोन डिटेल्स, ठीक है, मतलब अगर रहेगा तो क्या डिटेल्स रहेगा। तो सबसे पहले बैंक का नेम, लोन अमाउंट, ओके, मॉर्गेज टाइप, एक तो सिंपल मॉर्गेज या फिर इक्विटेबल मॉर्गेज। ये कुछ थोड़ा नया सुनने को मिल रहा है क्या, मैं बस समझाता हूं। सिंपल मतलब नॉर्मल, मतलब बैंक और आप में एक डील होती है कि मतलब बैंक से आपने लोन लिया तो फिर एक मॉर्गेज डीड बनता है जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। तो मॉर्गेज डीड देखिए ऊपर मॉर्गेज डीड सेकंड नंबर पे लिखा है ना, रिलीज डीड के ऊपर, तो वहां पर वो मेंशन होता है, ठीक है। अभी सेकंड इक्विटेबल मॉर्गेज, मतलब पहले समझाता हूं क्या है इक्विटेबल मॉर्गेज। मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, ओरिजिनल जो ओनर के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक को दे देता है, सबमिट कर देता है और उसके बेसिस पे वो लोन लेता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप किसी को उसके डॉक्यूमेंट्स भेजने बोलते हो ना दोस्तों, तो वो क्या करता है, आपको जेरोक्स कॉपी के फोटोज भेजेगा या फिर सिर्फ फोटोज भेजेगा, समझ रहे हो ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो कभी कभी नहीं दिखाता, तो आपको चेक करना है दोस्तों। भले यहां पर मॉर्गेज में मतलब नो लोन ऐसा सब दिखा रहेगा, पर इक्विटेबल मॉर्गेज रहेगा ना दोस्तों, तो कभी कभार यहाँ पर नहीं दिखाता, वहां पर मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो इस केसेस में आपको क्या करना है, सिर्फ किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, बोलना है उसको कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो बैंक के पास है, अगर रहेगा तो कैसे दिखा पाएगा। तो ये सारी चीजें ना दोस्तों आपको दिमाग दौड़ा के समझनी है, समझ रहे हो। और आगे देखिए क्या लिखा है, लिटिगेशन और लीगल केसेस। सो ये तो कोर्ट डिटेल्स है, ठीक है, इधर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। हाँ, एनी चार्ज ऑन रिमार्क्स में लिखा है एनी चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी एनी ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, उसमें भी कुछ ज्यादा समझने लायक चीज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईसी सर्टिफिकेट, सिंपल, सॉर्टेड, इजी टू अंडरस्टैंड। सिर्फ दिमाग रहना चाहिए आपको क्या पूछना है सामने वाले से। तो इसी सर्टिफिकेट भी एक होता है जो आपको उससे मांगना है और उसमें क्या क्या चेक करना है आपको अभी पता चल गया है। ओके दोस्तों, समझ में आया इसी सर्टिफिकेट के बारे में, कैसे पढ़ने का और क्या है एक्चुअली वो सब मामला। ओके, अभी हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ओर बढ़ते हैं जिसे कहते हैं दोस्तों विलेज रेवेन्यू रिकॉर्ड। ये आपके स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूं, ठीक है। अब वन बाय वन अपन चेक करते हैं क्या है इसका डिटेल, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, विलेज रेवेन्यू रिकॉर्ड नाम लिखा है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, म्यूटेशन रजिस्टर फेरफार एंड दस्त, ठीक है। अभी म्यूटेशन एंट्रीज फेरफार, इसके लिए भी आपको पार्ट 1 जाके आप देखिए दोस्तों, वहां पे एकदम क्लियरली मैंने बताया है कि फेरफार क्या होता है, म्यूटेशन एंट्रीज क्या होता है। क्योंकि वो जो मैंने उस पार्ट 1 में जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वहां पे भी ये जो म्यूटेशन एंट्रीज और फेरफार है ना, वहां पे दिखाया जाता है, ठीक है, उधर मेंशन किया जाता है। तो उसी वीडियो में मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आगे अपन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पहले विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, ये सब लिखा है, वही लैंड का पूरा लोकेशन डिटेल्स चेक करना है आपको, सब बाकी डॉक्यूमेंट से मैच करना है। आगे लिखा है म्यूटेशन एंट्री डिटेल्स, म्यूटेशन एंट्री नंबर और म्यूटेशन डेट, ठीक है। अभी एंट्री नंबर एक पर्टिकुलर समझ लो, फॉर एग्जाम्पल 2499 रहेगा एंट्री नंबर, हाँ म्यूटेशन, तो वो नंबर से गवर्नमेंट रिकॉर्ड, अगर वो नंबर डालेंगे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो अपने को पूरा म्यूटेशन का अपना ये जो डॉक्यूमेंट है आ जाएगा। तो वो एक नंबर है, वो रहना चाहिए। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, फेरफार। अभी देखिए रीजन लिखा है, इसके नीचे लिखा है कौन से टाइप में से ये जो लैंड है उस ओनर को मिली है, मतलब म्यूटेशन मतलब फेरफार किस टाइप में हुआ। अभी
देयर आर टाइप्स, क्या है, सेल डीड, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, कोर्ट ऑर्डर एंड पार्टीशन। ठीक है, ये टोटल 5 टाइप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल डीड, जो आपको पता ही है भाई, उसने किसी से तो खरीदा है। ठीक है, उसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है दोस्तों वारसा। ठीक है, वारस मतलब जो भी उनके पिताजी थे, दादाजी थे, जो भी थे, वो उनकी डेथ होगी, अभी ये उनका वारस है, तो इनहेरिटेंस में उनको वो जमीन मिली है। उसके बाद गिफ्ट, गिफ्ट डीड मतलब समझ लो किसी पिता ने उसकी बेटी को वो गिफ्ट दे दी जमीन। ठीक है, तो वो बेटी के नाम पे गिफ्ट डीड कर दी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कोर्ट ऑर्डर, मतलब कोर्ट के ऑर्डर से वो जमीन को पर्टिकुलर ओनर को मिली है, ये भी होता है। मतलब समझ लो कोई डिस्प्यूट होगा फैमिली में, तो कोर्ट क्या करता है, जो वो ओनर है उसके नाम पे फैसला करता है कि ये जीत गया, ये जमीन उसके नाम पे, तो कोर्ट ऑर्डर से मिली है क्या। तो और नेक्स्ट है पार्टीशन, बंटवारा। ठीक है, फैमिलीज के बीच बंटवारा हो गया, पार्टीशन में उसको वो हिस्सा मिल गया जमीन। ठीक है, तो ये सब इसमें लिखा रहता है कौन से टाइप ऑफ फेरफार से जमीन उसको मिली है। अभी नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ओल्ड ओनर, ट्रांसफरर और न्यू ओनर ट्रांसफरी। ठीक है, उधर पूरा नाम लिखेगा भाई, जो ओनर पुराना था उसका नाम और उसका खाता नंबर, और न्यू ओनर का नाम और उसका खाता नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, लैंड डिटेल्स अफेक्टेड, मतलब सर्वे नंबर, गट नंबर। उसके बाद लिखा है एरिया ट्रांसफर्ड, और बाद में लिखा है लैंड टाइप। ठीक है, काफी इजी है। सर्वे नंबर तो आपको पता ही है, ये जो ऐसा नंबर है जिससे आप पूरी लैंड आइडेंटिफाई होती है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। मतलब अब मैं बोला था ना आपको, सर्वे नंबर इज आधार कार्ड ऑफ द लैंड। ठीक है, उसके बाद एरिया ट्रांसफर, मतलब कितना एरिया जो लैंड का है, कितना एरिया है वो ट्रांसफर। ये सारी चीजें मैं दोस्तों बता रहा हूँ ना, ये सब आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट में सेल डीड, 7/12 हो गया, प्रॉपर्टी कार्ड हो गया, इसमें क्रॉस चेक मैच करना है। ठीक है, लैंड टाइप एग्रीकल्चर एनए, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर है, वो इधर लिखा रहेगा। उसके बाद देखिए रिमार्क्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। ठीक है, उसमें आपको दिखा रहेगा म्यूटेशन अप्रूव्ड, फिर पेंडिंग या फिर अंडर वेरिफिकेशन। ये तीनों भी चीजें इधर मेंशन की रहेगी। अप्रूव्ड रहेगा तो गुड साइन, चलो फुल सेफ है लैंड, टेंशन नहीं। पेंडिंग मतलब वेरिफिकेशन बाकी है, और अंडर वेरिफिकेशन मतलब प्रोसेस में है। ठीक है, जो भी तीनों में से रहेगा उधर मेंशन किया जाएगा। फिर बाद में लिखा है ऑर्डर पास्ड बाय तलाटी या रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है किससे पास होता है, तलाटी से या फिर रेवेन्यू जो ऑफिसर रहता है उससे ये ऑर्डर पास होता है। और बाद में लास्ट में लिखा है सर्टिफाइड बाय तलाटी और सर्कल्स ऑफिसर, उसका साइन और स्टैंप रहता है। बस इजी, एकदम समझ गया माइंड में, बस इतना ही है। इजी टू अंडरस्टैंड है पर इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आपको जरूर चेक करना है, म्यूटेशन, फेरफार या फिर विलेज रेवेन्यू रिकॉर्ड, ऐसा करके इसको डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, फिर समझ में आया आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, म्यूटेशन, फेरफार, काफी इजी है दोस्तों। आपको कुछ भी पूरे टोटल वीडियो में कुछ भी डाउट रहेगा ना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, या फिर मेरा कुछ छूट गया रहेगा डिटेल आपको समझाना, तो वो भी मुझे बताइए, मैं भी आपसे कुछ ज्ञान ले पाऊं उसके जरिए। तो दोस्तों अभी देखिए, अभी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं दोस्तों 8 पर उतारा, इसको खाते उतारा भी कहा जाता है। जो 7/12 जो डॉक्यूमेंट है ना, उसका समझ लो कि है ये दोनों भी डॉक्यूमेंट है जो गांव की जमीनें रहती है उस पे बेस्ड है। ठीक है, अभी दोनों में फर्क बताता हूँ। 7/12 क्या रहता है ना दोस्तों, वो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर जो लैंड है ना, सिर्फ उसी लैंड का पूरा डिटेल उसमें रहता है। पर ये 8 उतारा है ना, जो खाते उतारा, वो जो ओनर है ना उस लैंड का, उसकी डिटेल्स इसमें रहती है। मतलब पूरे गांव में उस ओनर की कितने सारे जमीनें हैं वो आपको इस 8 पर उतारा में समझता है। ठीक है, अभी समझ लो फॉर एग्जाम्पल राहुल नाम का एक शख्स है जिसकी वो जमीन आप खरीदने वाले हो, फिर उसका 8 उतारा देखोगे ना, तो उसके नाम के सामने काफी सारे ऐसी अलग अलग सर्वे नंबर्स रहेंगे अलग अलग जमीनों के। तो पता करने का आपको पता चल जाएगा कि भाई 3 रहेंगे तो पता चल जाएगा ना 3 जमीनें हैं उसकी। ठीक है ना, तो ऐसा है। अभी मैं आपको पढ़ के एक एक चीज बताता हूँ क्या है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, जो भी लैंड का जो लोकेशन का डिटेल है वो दिया है, वो आपको क्रॉस चेक करना है हर किसी सेल डीड में। और प्रॉपर्टी कार्ड तो इसमें लगेगा ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि गांव की जमीन है। ठीक है, तो 7/12 और सेल डीड में मैच करके देखना है। हाँ, और अभी जो बताया ना मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसका आगे आएगा। अभी देखिए क्या लिखा है, खातेदार, अकाउंट होल्डर डिटेल्स।
खातेदार नंबर मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अपने को ये नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नंबर है ना, ये नंबर ऐसा है कि जब आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ये जब नंबर डालोगे तो ये पूरा आपको 8 और उतारा उस पर्टिकुलर व्यक्ति का आ जाएगा, ठीक है। उसके नाम आगे लिखा है खातेदार का नाम, ये नाम भी चेक करना, सेल डेट में मैच होना चाहिए, हाँ। उसका फादर का नाम, ठीक है, फिर एड्रेस जो भी है, हाँ। इसके बाद देखिए दोस्तों, लैंड होल्डिंग डिटेल्स क्या लिखा है, सर्वे नंबर, गट नंबर, हाँ, गट ब्लॉक नंबर, एरिया और लैंड टाइप, ठीक है। तो काफी इजी है, इतना कुछ उसमें मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एक तो इधर नीचे एक लिखा है बुलेट पॉइंट, देखिए टोटल लैंड होल्डिंग विलेज वाइज, तो टोटल एरिया मतलब कितना हेक्टर्स में रहेगा तो हेक्टर में, एकड़ में रहेगा तो एकड़ में, और गुंठा में रहेगा तो गुंठा में, ऐसा पूरा उसमें मेंशन किया रहेगा। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, म्यूटेशन, हाँ, फेरफार लिंक, तो म्यूटेशन एंट्री नंबर। अभी म्यूटेशन एंट्री नंबर आपको कहां से मिलेगा, जो मैं अभी बताया ना विलेज रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसमें म्यूटेशन रहता है, तो उसमें म्यूटेशन नंबर दिया रहता है, तो यहाँ पर भी उसकी एंट्री होनी चाहिए, मैच करना है तुमको, सेम होना चाहिए म्यूटेशन एंट्री नंबर, डेट और रिमार्क। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर अकाउंट समरी ओनली, नो लोन मॉर्गेज डिस्प्यूट डिटेल्स ऑन हियर। ऑब्वियसली इसमें ऊपर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना, हर चीज, हर डॉक्यूमेंट का अलग अलग चीज रहता है, ठीक है, मतलब उसमें डिटेल्स रहता है। तो इस डॉक्यूमेंट में से आपको ये पता चलेगा कि उस लैंड ओनर का कितनी ज्यादा जमीनें हैं और कितना एरिया है, और उसका रेवेन्यू नंबर मतलब म्यूटेशन एंट्री नंबर क्या है, ये सब इस 8 और उतारा में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ये इधर खत्म हो गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो दोस्तों समझ गए आप 8 और उतारा के बारे में। देखो दोस्तों, अभी मैं 3 डॉक्यूमेंट आपको समझा दिया। सबसे पहला था ईसी सर्टिफिकेट, फिर था विलेज रेवेन्यू रिकॉर्ड जिसको हम फेरफार भी बोले थे, और थर्ड था 8 उतारा। अभी जो ये 4th डॉक्यूमेंट है ना दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट ऐसी कंटेंट अपने पास रखता है जो कि किसी भी में, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया ना, किसी में भी नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में ये सब चीजें दिखेगा। और अगर ये डॉक्यूमेंट आपने मिस किया ना, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सुपर रिस्क में, एकदम खतरनाक रिस्क में, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट का नाम आपको रिवील करता हूं, जो है डीपी रिमार्क, ठीक है दोस्तों। कोई भी सेलर, कोई भी ओनर या फिर ब्रोकर भी क्यों ना हो, जब आप उससे डॉक्यूमेंट्स मांगोगे, आपको सेल डीड भी देगा, आपको प्रॉपर्टी कार्ड भी देगा, सब चीज दे देगा, सब ओके भी रहेगी, आप खुश भी हो जाओगे, चलो भाई अच्छी लैंड मिली। पर एक चीज वो नहीं देगा, वो क्या है, डीपी रिमार्क। अगर नहीं दिया तो आपको मांगना है, ठीक है। क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा भाई मैं ये डीपी रिमार्क को, क्योंकि ये जो डीपी रिमार्क से अपने को पता चलता है कि वो अपन जो लैंड खरीद रहे हैं, आगे जाके गवर्नमेंट कुछ एक्वायर तो नहीं करने वाली ना अपना लैंड, तो काफी चीजें रहती है जिससे वो एक्वायर कर सके। सबसे पहले रोड वाइडनिंग हो गई, ठीक है, या फिर कुछ गवर्नमेंट की एम्यूनिटी उस पे आ रही है, हाँ, कुछ एक्विजिशन कर रही है उस गवर्नमेंट उस लैंड पे, तो ये सब चीजें आपको डीपी रिमार्क के जरिए समझती है। तो फटाफट देर ना करते हुए मैं अपने सामने डीपी रिमार्क शो कर दिया, फटाफट पढ़ते हैं, समझ के लेते हैं भाई है क्या मामला। सबसे पहले है सीटीएस नंबर, जो कि सिटी सर्वे नंबर है। आपको पता ही है भाई, ये तो आधार कार्ड है लैंड का, आपको ये हर किसी सेल डीड, प्रॉपर्टी का, सब चीजों में ये क्रॉस चेक जरूर करना है, एक भी नंबर की गलती नहीं होनी चाहिए। विलेज डीपी वार्ड सेम रहना चाहिए, चेक करिए। प्लानिंग स्टेटस में आता है जोन। जोन क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जोन। सबसे पहले है रेसिडेंशियल जोन, फिर कमर्शियल जोन और फिर इंडस्ट्रियल जोन। तो फर्स्ट है रेसिडेंशियल जोन, ठीक है, सबको पता ही है। कमर्शियल में ऑफिसेस या फिर शॉप्स बनेंगे, और रेसिडेंशियल में इंडस्ट्रीज या फिर कोई फैक्ट्रीज बनेंगी, ठीक है। तो ऐसी कोई कोई लैंड्स थी वहां पे रेसिडेंशियल जोन रेस्ट्रिक्ट होता है, तो वो भी इसमें लिखा रहता है। जब भी डीपी रिमार्क देखोगे ना, उसमें लिखा रहता है कि भाई यहाँ पे रेसिडेंशियल लोग नहीं रह सकते, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, रिजर्वेशन नहीं, सॉरी, रोड स्टेटस लिखा है, हाँ, एग्जिस्टिंग रोड, फिर प्रपोज रोड और फिर रोड वाइडनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्लॉट के सामने 12 मीटर का ऑलरेडी एक एग्जिस्टेंट रोड है, प्रपोज रोड है दोस्तों 12 मीटर, जो कि आपके लैंड में से जा रहा है, ठीक है ना। वो डीपी रिमार्क में लिखा हुआ रहता है कि भाई लैंड में से गवर्नमेंट आगे जाके रोड वाइडनिंग में आपकी लैंड यूज करने वाली है। तो कितना हुआ रोड वाइडनिंग, टोटल 24 मीटर्स ऑफ रोड।
तो 12 मीटर आपकी जगह के जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप डीपी रिमार्क नहीं देखते तो आगे जाके आपको अचानक से हमला कर देते गवर्नमेंट वाले, भाई यहाँ से रोड कटिंग में जाने वाली है जगह, आपको पता ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए बोलता हूं हर चीज अच्छे से मेरी वीडियो में आप देखा करो, एक भी मिस करोगे नुकसान में हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया रोड वाइडनिंग में आपका जा सकता है। हाँ, आपको एक भी और चेक करना है, भाई चल जा रहा है रोड वाइडनिंग में, चलो एक ऐसी कंडीशन है आप भाई एकदम फिदा हो उस लैंड पे, आपको लेना ही हो लैंड कुछ भी करके, तो आप एक चीज कर सकते हो, और लैंड के लग के अगर आपकी वो जमीन है ना, ठीक है ना, तो आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि भाई कौन सा ऐसा पट्टा रहेगा जहां से ये गवर्नमेंट लैंड बढ़ाने वाली है, ठीक है, मतलब रोड बढ़ाने वाली, सॉरी, ठीक है। अगर वो आपको चली से चलेगा, चलो हाँ ले लो चलेगा, थोड़ा भी ज्यादा मेरा जो शेप है वो तो मेंटेन रहेगा लैंड का, अगर ऐसा है तो आप जरूर आगे सोच सकते हो। हाँ, उसके आगे देखिए क्या लिखा है, रिजर्वेशन स्टेटस। अभी रिजर्वेशन अफेक्टिंग लैंड मतलब कई लैंड पे कुछ स्कूल का रिजर्वेशन तो नहीं, या फिर कोई ट्रस्ट का रिजर्वेशन तो नहीं, चेक करिए। अभी देखिए आगे क्या लिखा है दोस्तों, रिजर्वेशन अबर्टिंग लैंड। अभी रिजर्वेशन अफेक्टिंग लैंड तो समझ गया, ये अबर्टिंग लैंड क्या है। तो दोस्तों अगर आपकी जमीन है ना जो, उसके लग कर उसको सटाकर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, या फिर कोई यूटिलिटी अम्यूनिटी आ रही है, समझ लो पब्लिक के लिए, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट पार्किंग हो गई, गार्डन हो गया, हाँ कोई भी गवर्नमेंट यूटिलिटी हो गई, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ना दोस्तों आपकी जो लैंड है उसकी वैल्यू भी बढ़ा सकती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई ये लैंड के बाजू में कुछ गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों सेकंड पेज पे अपन आ गए, देखिए आपके सामने है सेकंड पेज। हाँ, सबसे ऊपर क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग एम्यूनिटी अफेक्टिंग लैंड। मतलब अभी जो अम्यूनिटीज के मैंने नाम लिए जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हाँ बस स्टॉप, या फिर कोई पार्किंग एरिया। अब आप फॉर एग्जांपल लो गवर्नमेंट का गार्डन है, तो आपके जमीन में जो लैंड आप खरीदने वाले हो उस लैंड में वो गार्डन का कुछ हिस्सा आने वाला है, हाँ तो अफेक्ट कर रहा है आपकी जमीन को, ठीक है ना। तो इधर वो लिखा रहेगा भाई क्या अम्यूनिटी है और किस तरीके से वो आपके लैंड पे अफेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हेरिटेज स्टेटस। हाँ देखिए दोस्तों ये सब जो है ना, ये और कोई भी डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा, सिर्फ डीपी रिमार्क में ही मिलेगा आपको, चाहे वो ब्रोकर हो, ओनर हो, सेलर हो, आपको उससे ये डीपी रिमार्क मंगवाना ही मंगवाना है, याद रखना, पक्के दिमाग में एकदम डाल के रख देना, ठीक है। फिर देखो हेरिटेज में क्या है, हेरिटेज बिल्डिंग साइट। अगर समझ लो वो जो हेरिटेज है, ठीक है, वो कोई ये है मंदिर है, ठीक है, उसका या फिर कोई किसी का ओल्ड बंगलो है, हाँ तो ये सब जो चीजें ना दोस्तों आपको डायरेक्ट तोड़ के आप नहीं बना सकते, क्योंकि हेरिटेज में आते हैं। तो हेरिटेज क्लास 1, हेरिटेज क्लास 2, ऐसे अलग अलग क्लासेस में वो डिवीजन होता है हेरिटेज जो मॉन्यूमेंट्स है उसका, ठीक है ना। तो वो भी आपको चेक करना है। उसके बाद में लिखा देखो हेरिटेज प्रेसिंक्ट, मतलब हेरिटेज जोन। अभी ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जो आप जो ले रहे हो वो लैंड उस पर कुछ हेरिटेज वास्तु है तो सिर्फ वो तोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। वो जोन है, मतलब अभी एक फोर्ट एरिया है पूरा, ठीक है। अभी कोई एक फोर्ट है जो फोर्ट का पूरा मार्केट है, वो फोर्ट का पूरा मार्केट ही हेरिटेज जोन में आता है। हाँ, कोई बहुत पुराना मंदिर है तो वो पूरा मंदिर का एरिया ही हेरिटेज जोन में आता है। तो उस कंडीशन में भी वो भले वो लैंड हो या फिर वो प्लॉट होगा आपके ओनरशिप में रहेगा, पर उसमें कुछ बनाने से पहले, रीडेवलपमेंट करने से पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो ये भी एक चीज रहता है, ठीक है। तो कभी कभी ये रेड फ्लैग भी बन सकता है, कभी कभी आपका इससे फायदा भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, यूटिलिटी स्टेटस क्या है, वाटर पाइपलाइन रिमार्क, सीवर लाइन रिमार्क और ड्रेनेज रिमार्क। समझ गया रहेगा आपको, ज्यादा कुछ में है नहीं इसमें। वाटर पाइपलाइन, आपकी जमीन जगह से नीचे कुछ वाटर पाइपलाइन गया रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम है, वहां पे आज आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। समझ लो आपकी जमीन से 500 मीटर या 1000 मीटर के रेंज में पाइपलाइन गया है तो उतने एरिया में आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हाँ समझ लो सेम सीवर लाइन गया रहेगा तो भी सेम, ड्रेनेज लाइन गया रहेगा तो भी सेम, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा है, तो दोस्तों देखो आगे क्या लिखा है, रोड अलाइनमेंट स्टेटस। उसमें क्या लिखा है, आरएल रिमार्क। आरएल रिमार्क मतलब रेगुलर लाइन रिमार्क। तो जो रेगुलर लाइन है, ठीक है, मतलब अभी आप फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट है, ठीक है, आपने उस पर बाउंड्री वॉल बना दी, पर वो जोन तो आरएल रिमार्क में आ रहा है,
तो मतलब आगे जाके रोड के काम के टाइम पे ये बाउंड्री वॉल आपको आपकी गवर्नमेंट तोड़ भी सकती है। तो ये जरूर आपको इसमें चेक करना है भाई, आरएल रिमार्क तो नहीं कही। फिर उसके आगे देखो क्या लिखा है, रेगुलर लाइन रिमार्क, ये सर्वे डिपार्टमेंट से आता है। वही वो रोड के लिए ये भी ऐसे ही रहता है कि भाई रोड अगर आ रहा है तो आपका वो जो वॉल है वो चला जाएगा, जो भी वॉल के अलावा भी कुछ अगर रहेगा आपका स्ट्रक्चर भी रहेगा तो भी वो भी तोड़ सकते हैं वो रोड वाइडनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, फाइनल बायर असेसमेंट। भाई फाइनल क्या है, इसमें इधर कर ले रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, वो सब उसका डिटेल रहता है, ठीक है। अब अपन जाते हैं दोस्तों लास्ट एंड नेक्स्ट पेज पे। लास्ट पेज तो एकदम इजी है दोस्तों, देखिए क्या है, एनी रिजर्वेशन, यस नो में जो भी रहेगा, एनी प्रपोज रोड, यस नो, रोड वाइडनिंग, यस नो, जो भी रहेगा भाई उधर लिखेंगे। यूटिलिटी रिस्ट्रिक्शन, हेरिटेज रिस्ट्रिक्शन, आरएल इम्पैक्ट। उसके बाद लास्ट में रहता है ओवरऑल डेवलपमेंट रिस्क, तो उसमें मेंशन किया जाता है भाई लो, मीडियम और हाई। उस हिसाब से आपको आपकी लैंड चूज करनी है, इज इट सेफ और नॉट, इज इट फ्यूचरिस्टिक और नॉट। समझ गया दोस्तों, ये 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, सिखाए, पढ़ाए कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया है आप किसी और के पास ट्रांसफर करो। ये जो वीडियो मैंने बनाई है जितनी ज्यादा हो सके शेयर करो। कोई भी मेरा दोस्त, कोई भी मेरा व्यूअर किसी भी प्रकार के फ्रॉड में फंसना नहीं चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है बस, ठीक है। ऐसी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करो दोस्तों। मैं ऐसे ही रियल एस्टेट के रिलेटेड काफी सारे कंटेंट आपके लिए जरूर लाते रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय।